स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो सेशन है ये परमार राजवंश के संबंध में है और इसी क्रम में हम ये पृथ्वी शाह के बारे में हमने इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा है। तो इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी पहले मैं एक सवाल पूछ लूं कि वो कौन सा शासक था ये गढ़वाल का जिसने मैक्सिमम बार तिब्बत पर आक्रमण किया था। जल्दी से मुझे मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे, हम बढ़ते हैं जब तक आगे की ओर। तो देखिए, ये पृथ्वीपति शाह के समय में ये चीजें जो हो रही थी, तो इनका संबंध ये किससे है और क्या क्या चीजें हैं, इनको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब तक आप सभी लोग मेरे सवालों का आंसर दीजिए, सभी लोग, क्योंकि सभी को आवाज आ रही होगी। तो जब इनका सिरमौर पर आक्रमण हो गया था और राजा मधांता प्रकाश से संधि भी हो गई थी, की संधि 1650 में। तब ये क्या होता है कि अब आपको सभी को मालूम है कि भारतीय इतिहास जो है इतना खतरनाक रहा है कि एक दूसरे को लोगों ने ही मारा है, ठीक शासन किया है। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब ये जो राजा है, फिर ये पृथ्वीपति शाह के विरुद्ध में शाहजहां से सहायता मांगता है, ठीक हो गया। और 1655 में ये अ, तुला के संरक्षण में ये दिल्ली की सेनाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। अब भाई शाहजहां को तो अगर मौका मिलने की देर थी, ठीक है, और ये अगर मौका जो है इस सिरमौर के राजा ने दे दिया, और ये तू पहले से चाहता था कि मैं गढ़वाल को अपने अधीन कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आक्रमण होता है और उन्होंने सिरमौर के शासक मदांता प्रकाश तथा ये कुमाऊं के शासक बाज बहादुर ये चंद की सहायता से दून की घाटी पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो इसमें इन सभी लोगों का हाथ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ध्यान में हमेशा आप लोग रखिएगा। यानी कि जब शाहजहां जब गढ़वाल पर आक्रमण करता है तो इनमें इन इन लोगों ने इसकी सहायता दी थी और उनकी घाटी पर विजय भी प्राप्त हुई थी, ठीक हो गया। और शाहजहां ने इस क्षेत्र में चतुर्भुज सिंह को अपना सामंत नियुक्त किया था, जिन क्षेत्रों में इन्होंने जीत हासिल की थी। वो दून की घाटी में जो भी इनका वो हुआ था, जीत हुई थी, तो वहां का सामंत जो है चतुर्भुज सिंह को दिया गया था, या फिर इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। 1659 में मुगलों के मध्य उत्तरकाली का तीसरा युद्ध हुआ, जिसे सामूहिगढ़ का युद्ध कहा जाता है, या कहा गया है, ठीक हो गया। तो यह भी केवल ये लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध भी अलीगढ़वाल से है। तो समूहगढ़ का युद्ध जो है वो इस समय हुआ था, ठीक है। और ये किन के लिए हुआ था? तो ये मुगलों के मध्य में उत्तरकाली का तीसरा युद्ध था, जिसमें शासन और साम्राज्य के विस्तार की ये बात हुई थी कि कौन कौन सा साम्राज्य जो है ये किन किनको दिया जाएगा, या फिर शासन जो कौन करेगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही ध्यान में ये रखिएगा। अब इसी के समय में एक बेहद इंपॉर्टेंट वाकया सामने आता है, जो कि हमारे उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाला है, ठीक है। और यहीं से कई सारे सवाल दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट। ये मैंने ये चारों ओर से डिब्बा बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा डिब्बा, ठीक है। तो देखो, सामूहिकगढ़ के युद्ध में जब ये दारा सिकोह जो है ये क्या होता है, ये औरंगजेब से ये पराजित हो जाता है, तो दारा सिकोह की हत्या जो है कर दी जाती है। कौन करता है? औरंगजेब करता है, ठीक हो गया। और दारा सिकोह के ये पुत्र की भी हत्या ये करने वाला था। तो दारा सिकोह के ये जो है पुत्र ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो गढ़वाल की ओर भागा, ठीक है। भागेगा तो किसी राजा के शरण में ही जाएगा, तभी तो बचेगा, नहीं तो औरंगजेब के सैनिक उसको ढूंढ के मार देंगे। तो अब ये जान बचाने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में इसने शरण ली। तो ये जब भागा था तो ये अकेले भाग कर नहीं गया था वहां पर, ठीक है। ये अपने साथ में अन्य दो लोगों को भी लेकर गया था। तो यहाँ से दो सवाल आते हैं कि सुलेमान सिको जो है ये गढ़वाल के ये किस शासक के वहां पर इसने शरण मांगी थी? तो वो नाम आता है पृथ्वीपति शाह। और एक उल्टा सवाल बनता है कि पृथ्वीपति शाह ने जो है किस गढ़वाल शासक या राज ये सॉरी यहाँ पर ये उल्टा सवाल बनता है कि जो पृथ्वीपति शाह ने जो है जो किस मुगल राज कुमार को अपने यहाँ पर शरण दी थी। अब ये भी सवाल अभी हाल ही के लिए किसी एग्जाम में आया भी था, उसमें नाम दारा सिकोह का भी था ऑप्शन में, और सुलेमान सिकोह भी था और भी था, ठीक है। तो अब दारा सिकोह की तो हत्या हो गई थी, तो इसका तो नाम वैसे भी, अगर आपको
याद है तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सुलेमान सिको जो है वो आया था, और अपने साथ में जिन 2 लोगों को लेकर आया था वो जो है वो चित्रकार लोग थे, बहुत ही ये महान लोग थे चित्रकारी में। और वो कौन कौन से थे? श्यामदास और उसका बेटा हरदास, 2 लोगों को लेकर वो आया था, ठीक है। और मौलाराम इन्हीं के वंशज थे, ठीक है। और जो कि जिन्हें जो है ये गढ़वाल नरेशों का संरक्षण प्राप्त हुआ, और गढ़वाल की शैली जो है चित्र शैली का विकास इन्हीं के माध्यम से हुआ। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को 2-3 सवालों को रिवाइज भी मैंने करा दिया है, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब जल्दी से आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है? समझ में आ गया ना आप सभी को? यस और नो? जल्दी से बताओ, आगे हम बढ़ते हैं। तो औरंगजेब ने, अगला पॉइंट है इसमें, ये गजराज ये द्वारा अपने शत्रु को संरक्षण देना जो है अपमान समझा। तो औरंगजेब ने क्या किया कि ये पृथ्वीपति शाह से ये नाराज हो गया कि भाई तूने जरा सिखों के बेटे सुलेमान सिखों को क्यों दे दिया शरण में, तो उसको जो मारने वाला था, यानी कि तूने उसको मेरे दुश्मन को शरण दी है, इसका मतलब है कि तू भी मेरा दुश्मन है, ठीक है। और औरंगजेब ने पति शाह से सुलेमान सिखों को तुरंत दिल्ली को भेजने के लिए न्योता भी भेज दिया कि भाई इसको जल्दी से आप अपने वहां से छोड़ो और यहाँ भेजो। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने साफ जो है मना कर दिया कि नहीं, जो मेरे शरण में जो आया मैं उसको नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक की ये कहानी आप जान चुके हैं। इसके बाद में ये कुछ राजाओं के और नाम यहाँ पर आते हैं इतिहास में। तो हालांकि इसमें मेदिनी शाह, फतेह शाह, उपेंद्र शाह और ये प्रतीप शाह, ललित शाह। तो इसमें ललित शाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसके समय में सिखों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। और दूसरा आता है कि हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण का आमंत्रण इसी को दिया था। अब देखो, ललित शाह का नाम आप लोगों को ध्यान होगा, एक सेशन में मैंने आप सभी को ललित शाह और उसके बेटों के बारे में बताया था कि ललित शाह जो है को आमंत्रण, यानी कि कुमाऊं में हमला करने का आमंत्रण जो है वो हर्षदेव जोशी देते हैं कि सर आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर और अपना शासन जो है यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इनको जो है हराइए, जो भी चंद्रवंश के जो लोग हैं शासक है इनको हराइए, ठीक हो गया। तो ये जो है आते हैं, आक्रमण ये करते हैं, और फिर ये अपने ये बेटे को, जिनका नाम था प्रद्युमन शाह, ठीक है ना? आप लोगों को वो कहानी याद है जो मैंने सुनाई थी? जल्दी से मुझे बताओ एक बार। हाँ, प्रद्युमन शाह, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह और जयकित शाह का क्या संबंध था? जल्दी से बताओ। देखिए, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आती हैं, तो इसलिए ध्यान में ये भी रखिएगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली कहानी में लघु रूप में फिर से मैं सुना दूं, और जिन्होंने नहीं सुना है वो मेरे यूट्यूब वाले सारे वीडियोस को एक बार देख लें, ठीक है। वहां से ये चीजें क्लियर होंगी, इसलिए मैंने ये पहले ही आप लोगों को इसकी रूपरेखा को समझा दिया था। और इतिहास में देखिए, यही जो ललित शाह था, इसी के समय में मैंने आपको ये भी समझा था कि 2 बार सिखों के युद्ध हुए थे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने ये भी समझा था कि ये जो है यहाँ पर कुमाऊं में चंद नरेश दीप चंद का कार्यकाल में कुमाऊं में गृह कलेश की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और चारों ओर अशांति और द्वेष का वातावरण था। और फिर मोहन सिंह रौतेला ने दीप चंद के जीवित रहते हुए भी स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित कर लिया था, ठीक है। और इसी के खिलाफ जो है ये ठीक है, इसी के ही खिलाफ हर्षदेव जोशी था, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि मोहन सिंह रौतेला जो है चंद्रवंश में शासन करे। तो इसी का लाभ उठा के इन्होंने ललित शाह से सहायता मांगी और इन्हें न्योता दिया कि आप कुमाऊं पर आक्रमण कीजिए, ठीक हो गया। ये इंपोर्टेंट लाइन है। अब होता क्या है कि आप जब ये आक्रमण करते हैं तो बगवाली ये पोखर के युद्ध में मोहन चंद्र रौतेला को हरा दिया जाता है, ठीक है। और जब हरा देते हैं तो ललित शाह अपने बेटे को जिनका नाम था प्रद्युमन शाह, तो वो जब यहाँ पर शासन के लिए जब ये बैठते हैं तो प्रद्युमन चंद के नाम से शासन करने के लिए बैठते हैं, ठीक हो गया। फिर ये ललित शाह वापस चले जाते हैं गढ़वाल। तो यानी कि कुमाऊं की सत्ता को मैंने एक लाइन में समझाया था कि ये कुछ वर्षों तक
जो कुमाऊं की सत्ता थी वो गढ़वाल नरेशों के अधीन थी। ठीक है, मैंने ये लाइन सभी को मैंने समझाया था। अब फिर से वही सवाल पूछूंगा कि मतलब कौन सा साल था कि जब ये कुमाऊं की जो सत्ता है वो गढ़वाल के हाथों में थी। जल्दी से मुझे बताइए, और अपना माइक सभी लोग बंद रखिए। वो सन बताना है आप लोगों को। जो मैंने पूछा है वो बताइए। देखिए सवाल यह है कि हाँ, सवाल यह है कि कब से कब तक गढ़वाल नरेशों का शासन कुमाऊं पर रहा है। ये सवाल है, और ये मैंने कई बार मैंने ये पूछा भी है, तो जल्दी से मुझे बताइए आप सभी लोग। और आई थिंक कई लोगों ने उस समय उस वाले सेशन में आंसर सही दिया था। आज मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तो जल्दी से दिमाग लगाओ, वो कौन सा सन था। चलिए, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 70, 79 to 70, 86, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक जो है ये प्रद्युम्न शाह ने प्रद्युम्न ये चंद के नाम से शासन किया था। ठीक हो गया। जब ललित शाह की मृत्यु जब हो जाती है गढ़वाल में, तो उनका सौतेला भाई यानी कि प्रद्युम्न चंद का या प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई जयकित शाह जो है वो शासन गद्दी पर बैठ जाता है गढ़वाल में। जब वो बैठ जाता है तो वो अपने सौतेले भाई को जो चंद शासन के रूप में देखना नहीं चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो फिर इसके विरुद्ध में आक्रमण करता है, और इसी से बदला लेने के लिए फिर ये कुमाऊं में जो ये प्रद्युम्न शाह थे, फिर ये जयकित शाह पर यानी कि अपने सौतेले भाई पर ये करते हैं हमला। ठीक है, वो वाली कहानी मैंने सब आप लोगों को समझाई थी, और क्या क्या चीजें हुई थी, तो उस सेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर वो चीजें आएंगी तो फिर यहाँ पर टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया था आप सभी को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो नाम आता है जगत शाह और ये प्रद्युम्न शाह। तो अब ये प्रद्युम्न शाह इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, ये गढ़वाल के इतिहास में। ठीक है ना, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ये जगह पर शासन करने वाला शासक, यही वो नाम था जो मैंने अभी आप लोगों को मैंने समझाया था। और ये जयकित शाह जो ये वही था जो ललित शाह के दोनों जो बेटे थे ना, वो यही दोनों बेटे हैं। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो ललित शाह के बेटे यही दोनों हैं। ये जो पहला नाम है जगत शाह, दूसरा नाम है ये प्रद्युम्न शाह। तो जगत शाह और ये प्रद्युम्न शाह दोनों ही सौतेले भाई थे। ठीक है, तो ललित शाह की मृत्यु होने के बाद में जगत शाह जो है को गढ़वाल का शासक बना दिया जाता है, और उस समय जो है प्रद्युम्न शाह जो है कुमाऊं में ये प्रद्युम्न चंद के नाम से शासन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें आप लोगों को मालूम चल गई हैं। तो ये एक लाइन है, इंपोर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पर शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन है, तो यही है। ठीक है, और दूसरी लाइन आती है, हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं से कुमाऊं पर आक्रमण करने को कहा। ठीक हो गया। तो अब ये इन्होंने गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए ये जो है जो क्यों कहा था। ठीक है, तो देखिए ये वाली कहानी चली थी ना कि जब मोहन चंद जब मोहन सिंह रौतेला जो था, ये चंद शासक के समय जब यानी दीपचंद जो है वो कुमाऊं का शासक था, लेकिन वो इतना लचीला शासक था कि उसके राज्यकाल में अव्यवस्था इतनी फैल गई कि वो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसी का लाभ उठाकर मोहन सिंह रौतेला जो होता है अपने को घोषित कर लेता है, अपने को सरदार के रूप में अपने को, कि मैं अब कुमाऊं का शासक हूँ। लेकिन हर्षदेव जो जोशी होते हैं, ये कौन होते हैं, ये दीपचंद के मंत्री होते हैं, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए वो मोहन सिंह रौतेला को हटाना चाहते हैं, और अपने राजा दीप चंद को शासक के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन तो अब इसके लिए वो अकेले कैपेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने ललित शाह से हेल्प मांगी थी, हर्षदेव हर्षदेव जोशी ने। ठीक हो गया, और जैसा उन्होंने सोचा वो चीज हुई भी। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर से क्या होता है, अब ये प्रद्युम्न ये जो शाह थे, अब ये गद्दी से कब हटते हैं। ठीक है, तो भाई ये जब ये गद्दी से हटेंगे ये तभी तो आगे कुछ होने वाला होता है। तो जब ये गद्दी से हटते हैं तब जो है महेंद्र चंद
गद्दी पर बैठते हैं। और जब महेंद्र चंद्र गद्दी पर बैठते हैं तो फिर से हर्षदेव जोशी जो है वो चाहते नहीं थे कि अब महेंद्र सिंह यहाँ पर राज्य करे। अब फिर से इस रूपरेखा को आप लोग समझ लो, बहुत ही इंपोर्टेंट है इतिहास में। जयकृत शाह को बना दिया जाता है ये गढ़वाल का शासक। और पदुमन शाह जो है पदुमन चंद्र के नाम से गढ़वाल की कुमाऊं के शासक थे। ठीक हो गया कि ये लाइन क्लियर है। तो जयकृत शाह जो है ये अपने सौतेले भाई पदुमन चंद्र को शासक के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, कहीं पर भी नहीं। तो इन्होंने चाल चली और ये दोनों आपस में ही लड़ने लग गए। ठीक हो गया, आपस में ही लड़ने लग गए। तो ये बाद में जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है। ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो अब क्या होता है, पद्मन जो शाह थे, ये पद्मन ये चंद थे जो कि कुमाऊं में इस नाम से शासन कर रहे थे। अब ये जयकृत शाह की मृत्यु होने के बाद में अब ये गढ़वाल की ओर चले जाते हैं, श्रीनगर में। और वहां पर अपने पिताजी का जो भी राज्य था उस पर शासन करने लगते हैं, यानी कि गढ़वाल के शासक बन जाते हैं पदुमन शाह। यहाँ पर चंद के नाम से थे, वहां पर शाह के नाम से। तो ये जब चले जाते हैं तो अब ये कुमाऊं की जो गद्दी थी वो हो जाती है खाली, है ना। ये तो मतलब है। तो अब खाली होती है तो अब यहाँ पर कौन बैठेगा, तो हर्षदेव जोशी चाहते थे कि ये दीपचंद के वंशज ही बैठे हैं, क्योंकि वो दीपचंद का मंत्री था। लेकिन होता क्या है कि मोहन चंद अपने बेटे महेंद्र चंद को वो जो है बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। तो अब फिर से वही दुविधा होती है। फिर हर्षदेव जोशी चाहते हैं कि भाई अब इसको कैसे हटाऊं। तो वो जो है कन्नौज के राजा से सहायता मांगते हैं, तो वो सहायता देने से मना कर देते हैं। तब जाके मजबूरी में फाइनली हर्षदेव जोशी जो है ये गोरखाओं से सहायता मांगते हैं कि भाई आप आओ और इनको हराओ। तो अब क्या होता है कि 1790 में गोरखाओं ने आक्रमण कर देते हैं हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर कुमाऊं में। तो फाइनली महेंद्र चंद्र को हवाला बाग के युद्ध में हरा दिया जाता है और 1790 में, और यहीं से गोरखाओं का शासन स्टार्ट होता है कुमाऊं पर। ठीक है, ये कहानी सभी के समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जिसको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें केवल इतनी ही कहानी आपको ध्यान में रखनी। कभी भी पूछा जा सकता है ना कि गोरखाओं ने किसकी सहायता से कुमाऊं पर आक्रमण किया था या किसकी आमंत्रण पर, तब आप लोग मुझे आंसर दीजिए जब तक मैं बढ़ूं आगे। तो फलस्वरूप ये गोरखा ने मोहन चंद के ये बेटे पुत्र महेंद्र चंद को, ये सवाल आया था अभी हाल ही के शायद लोअर पीसीएस में कि कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। को 1790 में हरा कर कुमाऊं पर आक्रमण कर लेते हैं। फिर 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं और वहां पर गढ़वाल शासकों से लंगूरगढ़ की संधि होती है 1791 में। तो लंगूरगढ़ की संधि ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसी का फायदा फिर से मिलने वाला होता है। 1795 में भीषण अकाल ये पड़ता है और जिसे जो है एकावली बावली के नाम से जाना जाता है। तो ये कभी भी भविष्य में सवाल दिया जा सकता है कि एकावली बावली का संबंध किससे है, तो भीषण अकाल से है, ठीक है। ये लाइन इंपोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। खोबड़ा के युद्ध में 14 मई 1804 में गोरखा जो है ये विजय होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इसी पदमन शाह को ये मार देते हैं। ये वही पदमन शाह था जो कि कुमाऊं से फिर गढ़वाल का राजा नियुक्त हुआ था, ठीक है। तो फाइनली अब क्या होता है कि अब 1400 सॉरी 1804 में यहाँ पर गोरखाओं का भी शासन हो जाता है, यानी कि गढ़वाल के क्षेत्र में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है यहाँ से सुदर्शन शाह। अब ये कौन था भाई, अब ये वही व्यक्ति था, यानी कि ये पदमन शाह का बेटा था, ठीक है ना। पदमन शाह का बेटा था। इनके दो बेटे थे, दूसरे बेटे का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। किसी को याद है तो बताओ मुझे। तो उनको जो है गोरखा क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन ये सुदर्शन साहब जो है वहां से भागने में ये सफल होते हैं। और ये फाइनली ये क्या करते हैं, फिर ये सहायता मांगते हैं ब्रिटिश सरकार से, ठीक है, कि ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है। तो फाइनली फिर ब्रिटिश सरकार जो क्या करती है वो
हमला कर देती है गोरखाओं पर, ठीक है। और फिर उनकी संधि होती है, संगोली की संधि 1815 में होती है, ठीक है, हो गया। और फाइनली संधि यानी कि ब्रिटिश सरकार से जब ये सुदर्शन शाह सहायता मांगते हैं अपने साम्राज्य को वापस लाने के लिए, तो उनके बीच में भी कोई संधि होती है। उसी संधि के रूप में सुदर्शन शाह को केवल टिहरी रियासत ही सौंपी जाती है, बाकी सारा क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चला जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है टिहरी रियासत की। कभी भी आपसे सवाल पूछेगा टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे, सुदर्शन शाह। और ये ठीक हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी सवालों को घुमा दिया जाता है कि टिहरी रियासत के संस्थापक, तो भी नाम यही आता है। और ये जो डेट है, ये अभी ये वीडियो के एग्जाम में ये सवाल दिया गया था, टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी। आपको जरा ये जो है ये पेपर देखिएगा, ये 5 दिसंबर की सुबह के शिफ्ट वाले में पेपर में ये सवाल दिया गया था, ठीक है ना। तो सारे सवाल आए होते कहीं ना कहीं से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये राजा के रूप में मान्यता इनको मिलती है 4 मार्च 1820 में, ठीक हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। और स्थापना की बात आएगी तो ऊपर वाली लाइन ध्यान रखेगा। और इनके सुदर्शन शाह के समय में यही जो थे, अब देखिए अब होता क्या है यहाँ पर कहानी की, सुदर्शन शाह अब ये कहीं ना कहीं अधीन होते हैं किसके, ब्रिटिश सरकार के। यानी कि ब्रिटिश सरकार अपने शासनकाल में या अपने आसपास के क्षेत्र में जो जो चीजें कर रही होती हैं, तो लोगों की डिमांडिंग भी वही होती है। फिर यह भी सुदर्शन शाह भी वो चीजें जो है अपनाते हैं, ठीक है। तो उसी रूप में हम देखते हैं 1813 में टिहरी का ये पहला भूमि बंदोबस्त जो है वो इनके समय में ही होता है। इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है जौन साल में ये मोड़ मेले की शुरुआत भी इनके समय में ही होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये सारी लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आते हैं सुदर्शन शाह के बाद में आते हैं भवानी शाह, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतिहास में। ये फिर नेक्स्ट आता है प्रताप शाह। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में कई चीजों की स्थापना हुई थी, आ सकता है सवालों में। तो टिहरी में प्रताप पेंटिंग ये प्रेस की स्थापना होती है प्रताप शाह के समय में। और पुलिस विभाग की स्थापना भी होती है टिहरी में होती है, ठीक है। और ये सब चीजें टिहरी में होंगी, क्यों, क्योंकि टिहरी रियासत है ये, ठीक है ना। अब ये सब चीजें हो क्यों रही थी, जरा सोचो भाई। इससे पहले के राजाओं के समय में तो ये सब चीजें नहीं हुई ना, बस उन्होंने युद्ध में ही ध्यान दिया और अपने लोगों में ही ध्यान दिया, लेकिन कुछ ऐसा नया नया नहीं किया। ये सब चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने समय में इन चीजों को लागू कर रही थी, ठीक है। तो वही देखम देख जो है ये शासक भी कर रहे थे, क्योंकि भाई इनको अपने लोगों अपनी मतलब जनता के बीच में रहना था। तो डिमांडिंग भी ये चीजें हो रही थी। जब आप सभी जानते हैं ना कि जब आपके गाँव दूसरे गांव में सड़क बनेगी, तो आपके गांव वाले लोग भी तो चाहेंगे कि आपके गांव की सड़क बने, हाँ या ना। तो ठीक यही चीजें यहाँ पर हो रही थी। तो इसी के दम में इन इन चीजों की स्थापना होती है। और प्रताप नगर की भी स्थापना इनके नाम पर ही की जाती है, यही करते हैं, ठीक है। और उस समय टिहरी में ये 22 पट्टियों में बटा हुआ था ये टिहरी रियासत। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कभी भी कि टिहरी रियासत कितनी पट्टियों में बटा हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। और ये एक नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किन के समय में होती है। अब देखिए मैंने कहा ना वो कि ब्रिटिश सरकार जो जो चीजें लागू कर रही थी वो चीजें ये शासक भी टिहरी रियासत में लागू करने में लगे हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार तो इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत उन्होंने की थी, तो उसी को ही देखते हुए इन्होंने भी क्या कर दिया, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो वो राजा कौन थे, प्रताप शाह। ये सब हर लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकती हैं, आती भी हैं। तो अगला जो नाम आता है कीर्ति शाह, कीर्ति शाह का नाम आता है अगला। तो अब इनके समय में क्या क्या चीजें होती हैं, अब ये सारे के सारे जो राजा होते हैं ये इनके समय में कुछ ना कुछ नई चीजें होती हैं। तो टिहरी में ये बिजली जो इनके समय में आई, और हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार इनके मतलब इनके ही शासन के समय में हुआ, ठीक है। और कीर्ति नगर की स्थापना, ये इंपोर्टेंट है, ये आता है कई बार, कीर्ति नगर की स्थापना किसने की, कब हुई, ठीक है। तो कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में हुई और कीर्ति शाह ने की थी। और टिहरी में एक वेधशाला का निर्माण भी इन्होंने करवाया। और टिहरी में इन्होंने पहले मदरसे की स्थापना भी की। और टिहरी में घंटाघर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, ठीक है ना। और यही घंटाघर और यही जो टिहरी की जिसकी बात हो रही है, यही टिहरी रियासत जो है वर्तमान में टिहरी झील में ये समाहित हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़े। अब टिहरी में एक चीज और होती है, जो किसान कल्याण बैंक का निर्माण भी होती है, PWD, ठीक है।
ये पब्लिक वर्क्स ये डिपार्टमेंट की यानी इस विभाग की स्थापना भी इनके समय में होती है, और इनको ब्रिटिश सरकार ने नाइट कमांडर की उपाधि भी दी थी। देखिए आप देख लीजिए, इंपोर्टेंट है सब चीजें, ये सवाल पूछा जा सकता है। नाइट कमांडर की उपाधि किसको दी गई थी, किस टिहरी रियासत, यहाँ गढ़वाल का नाम नहीं आएगा, यहाँ टिहरी रियासत का नाम आएगा, ब्रिटिश सरकार ने दी थी इनको, ठीक है, 1901 में। ठीक है ना, सभी को समझ रहे हैं आप सभी लोग। अब आते हैं अगला जो शासक आता है टिहरी रियासत का, ठीक है, क्योंकि अब गढ़वाल मतलब कि शासन को हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो चीजें जो हुई है आप लोगों को मैंने समझा दी है। अब यहाँ पर टिहरी रियासत की ही बात चलेगी। तो नरेंद्र शाह अगला जो नाम आता है, नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र नगर को इसने राजधानी बनाया था, ठीक है, और इनकी संरक्षिका जो कौन थी, राजमाता नेपोलियन थी। और टिहरी में पहली जनगणना किसके समय में हुई भाई बताओ, नरेंद्र शाह के समय में। और नरेंद्र शाह के समय में दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी चीजें बताने के बाद। पहला क्या है कि तिलाड़ी कांड, जिसे रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये जो है उत्तरकाशी के यमुना नदी के आसपास में ये हुआ था। क्या हुआ था कि देखिए 30 मई को, अब इसकी एक कहानी है सुनो लो। इनके समय में एक जो है आदेश निकाला गया कि भाई जितनी भी जो किसान की जो भी खेती है वो भी वन क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। यानी कि इस नरेंद्र शाह ने आदेश निकाला सभी लोगों के लिए कि भाई आपकी जो भूमि है ना, जिसपे आप खेती कर रहे हो नहीं भी कर रहे हो, तो वो भूमि जो है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। तो इसी का विरोध हुआ, और इसी के विरोध में इनके, ठीक है, इसी के ही विरोध में एक जो है कांड होता है, और लोग जो है आवाज जो है जो उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। तो उस आंदोलन को जो है दबाने के लिए अब यहाँ पे एक जो है कांड होता है, और इसमें कई लोग मारे जाते हैं। और ये कब होता है, 30 मई 1930 में, जिसे रवाई कांड या तलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से आता है ये किस टिहरी रियासत की, या किस टिहरी रियासत नरेश के समय में हुआ, तो ये नरेंद्र शाह के समय में, ठीक है। तो अब ये जो कांड ये करने वाला कौन था मेन आदमी, तो ये है दीवान चक्रधर ये जुयाल, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। इन्होंने लोगों पर, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां इसने जो है चला दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो नरेंद्र शाह के समय में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के समय में भी जो है जगह जगह पर ये कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। तो इनका, ठीक है, तो इतनी चीज हो रही थी, ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। अच्छा, किसी का कोई सवाल है आई थिंक, लेकिन अपना माइक सभी लोग बंद रखिए, सभी लोग, क्योंकि सेशन जो कटने वाला है आई थिंक। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज हम यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। तो और ये नरेंद्र शाह के समय में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती कब होती है, 23 जनवरी 1939 में होती है, और देहरादून में होती है। ये सवाल कई बार आता है, यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना क्यों होती है, और कहाँ पर होती है, और कब होती है। ये 3 सवाल इसी एक लाइन से ही दिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा, ठीक हो गया। तो टिहरी ये प्रजामंडल का जो मोटो था कि भाई जो ये टिहरी रियासत का जो शासनकाल चल रहा है ना, इसमें हमें टिहरी रियासत का वंशानुगत शासनकाल नहीं चाहिए, हमें प्रजातांत्रिक लोक तांत्रिक हमें जो है राजा चाहिए, या नेता चाहिए, ठीक है। तो उसी के उद्देश्य से इस टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1939 में, ठीक है। 23 ये जनवरी 1939 डेट ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुई थी, देहरादून में हुई थी, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम रोकेंगे, और कल बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, आगे के सेशन को भी देखना है। आई थिंक आज की जो जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। कई सारे सवाल आप लोगों को मैंने बताया है कि ये सवाल ग्रुप सी के और अन्य एग्जामों में आए हैं, और इन्हीं में से ही आने हैं और भी। तो इनको अच्छे से आप लोग सभी लोग समझ लीजिए।